हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग बात करें भारतीय संविधान में और हम आज बात करेंगे संसद एवं संसद सदस्य से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 101। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता में कोई भी रिक्त होने पर उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा या उसने मत दिया या अन्यथा भाग लिया तो भी संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी। अनुच्छेद 102। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। असमानता स्थगन प्रस्ताव को सायं 4 बजे ही लाया जाता है। किसी भी संसद सदस्यता की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उस सदन उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 104। संसद सदस्यों की संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से में छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लेने के लिए बिना संसद की कार्रवाई में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा जितने दिन वह मतदान करता है वह कार्रवाई में भाग लेता है तो वह प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नोट: संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी सदस्य का हो जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 120 प्रथम। भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएँ होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को भी नियुक्त किए जाते हैं। राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च
न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो और वह अपना पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महाधिवक्ता के कार्य: पहला, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरा, विधेयक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समझ सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक: अनुच्छेद 148 से 151। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उस पद के में से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर भी हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगी, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हो गए हैं या इस बात से परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी भी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151 प्रथम, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य की लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस समय राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन करता है: विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेख परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक रेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नोट: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक रेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत की संचित निधि: अनुच्छेद 266 प्रथम, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल, जारी किए गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 114(3), अतः विनियोग विधेयक को हर हालात में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उस दौरान व्यय किए गए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है, यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान को प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारों के लिए किया जा सकता है। नोट: चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने के कारण व्यय के लिए धन को व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट के लिए व्यय को एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में कई सरकार के गठन
तक अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत की संचित नीति भारत व्यय निम्न है। पहला, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता एवं अन्य व्यय, राज्यसभा सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। चौथा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता एवं पेंशन। पाँचवा, एडिशनल ऋण कर जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। छठा, भारत सरकार पर किसी भी न्यायालय द्वारा की गई डिक्री या पंचाट। सातवां, कोई अन्य वह जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार का भरित घोषित करें। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियाँ। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत का संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत के संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित कर लिया जाए। तीसरा, अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। अनुपूरक अनुदान एवं लेखा अनुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष में की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृति किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पाते हैं तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक खर्च का प्रबंध कराती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक ना पारित करा लिया जाए। ऐसे सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। चौथा, संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ पारित किया जाता है। 18वां, भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्यसभा राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी के द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवधान है तब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्रतिकृत नहीं करता जब तक समय समय पर अन्वेषित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। 19वां, संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया जा गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला, संधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। पहला, नए राज्यों का निर्माण। दूसरा, राज्य क्षेत्र सीमा तथा नाम में परिवर्तन। तीसरा, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। संसद के कुछ विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। प्रथम, राष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 54। दूसरा, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति अनुच्छेद 55। तीसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पाँचवा, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। छठा, संघीय न्यायपालिका। सातवां, राज्यों के उच्च न्यायालय। संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। सातवां, अनुसूची का कोई विषय। 10वां, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व। 11वां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपलब्ध। नोट: संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।